नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी चैनल पर ये प्रोग्राम देख रहे हो और आपको अच्छा लगता है तो उसे कृपया लाइक करिए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपके कमेंट्स का हमेशा हम लोगों को इंतज़ार ही रहता है। हमारी केंद्रीय सरकार और खासकर मोदी जी की कुछ मनचाहिता ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि उनके फेल होने की लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन हम सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की याददाश्त इतनी छोटी होती है कि हमको वो स्कीम्स का लॉन्च करना तो याद रहता है क्योंकि मोदी जी उसको एक इवेंट बना देते हैं। लेकिन जब वो फेल हो जाती हैं तो वो बगैर किसी शोर शराबे के वो सीन से गायब हो जाती हैं। उसकी यही एक निशानी है कि मोदी जी और उनके मंत्री उस बारे में बात करना बंद कर देते हैं। तभी आप समझ लीजिए कि ये परियोजना बिल्कुल फेल हो चुकी है। डिमोनेटाइजेशन कभी हम भूल नहीं सकते हैं। रात 8 बजे से जब वो नोट इन्होंने बंद किए थे, लेकिन जब वो फेल हो गई तो आज ना तो मोदी जी ना उनका मंत्रीगण, डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। लेकिन देश उसकी भरपाई, उसके कॉस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन अभी तक चुका रहा है। इसी तरह जीएसटी का खराब इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो शायद ही किसी अन्य देश में रात को 12 बजे घंटी बजा के हुआ होगा। वो तो हमें याद है। लेकिन जितनी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किसी को भी अभी पता नहीं है। वो वापस से वो टैक्स जो सिंगल टैक्स होना था नेशन के लिए, वो वापस 5 6 7 तरह के टैक्सेस दोबारा आ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। अभी अभी पता चला है कि 19 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद आ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन की कुछ सरगर्मियां तो शुरू हो ही चुकी हैं। अमित शाह यहाँ पर होके जा चुके हैं और जहाँ पर भी इलेक्शन हो वहाँ मोदी जी को तो आना ही है। अब उनको बुलाने का भी कुछ बहाना होना चाहिए, तो इसलिए वो आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो हैदराबाद से विशाखापट्टनम चलेगी उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए, शायद ही कोई ऐसी वंदे भारत ट्रेन हो जो बगैर मोदी जी के हरी झंडी देखे वो चली हो। और उसके बाद उनके लिए 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि वो एक तरह से शुरू करेंगे या नेशन को डेडिकेट करेंगे। उनमें से एक का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ ऑन एयर gov.in, ये सरकारी साइट है और उसके हिसाब से इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी डेडिकेटिंग टू द नेशन एकेडमिक रिसर्च एंड हॉस्टल बिल्डिंग्स इन आईआईटी हैदराबाद सैंक्शनड एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 2500 करोड़। 2500 करोड़ की एकेडमिक और हॉस्टल बिल्डिंग आईआईटी हैदराबाद में वो नेशन को डेडिकेट करेंगे, जो कि अभी बनी नहीं है, ये सैंक्शन हुई है। और 2500 करोड़ में ये ज़रूर देखने वाली बिल्डिंग होंगी कि इनमें क्या ऐसी खास बात है जिसमें इतना पैसा लगाया जा रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आईआईटी हैदराबाद 2008 में हैदराबाद में शुरू हुई थी। आज करीब उसको 15 साल हो चुके हैं उस इंस्टीट्यूशन को चलते हुए। अब चलते हैं आज के विषय पर। आप लोगों में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में याद है? आपको नहीं याद है तो आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। 2016 में ये स्कीम शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य ये था जो कि हमारे गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको एक क्लीन कुकिंग फ्यूल देने की बात थी, क्योंकि वो अभी तक जो खाना बनाते थे उसमें गोबर का इस्तेमाल होता था या केरोसिन का या लकड़ी का, और तीनों चीज़ों से ही इतना धुआं पैदा होता था कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। इसके लिए 8,000 करोड़ का प्राविधान किया गया। पहले चरण में करीब 5 करोड़ महिलाओं का को इससे लाभ हुआ। 1,600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी एक कनेक्शन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, जिसमें कनेक्शन दिया जाता था, पहला सिलेंडर भी दिया जाता था। और इसके अलावा
एक हॉट प्लेट का भी प्राविधान था जो कि वो लोग ईएमआई पर खरीद सकते थे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं का स्वास्थ्य लाभ तो होना ही था, इससे हमारी एनवायरनमेंट को भी फायदा होना था। लेकिन इस स्कीम को फेल होने का मुख्य कारण कुछ और ही था। बात पहला सिलेंडर देने की थी ही नहीं। वो तो सब लोगों ने ले लिया, गैस स्टोव भी ले लिया। बात थी कि दूसरा सिलेंडर क्या ये लोग खरीद सकते थे। गैस इतनी महंगी थी, 800 रुपया या 1000 अब हो गई है। क्या इन बीपीएल लोग जो गरीब तबके के लोग थे, क्या ये दूसरा सिलेंडर खरीद पाए? और इसीलिए ये स्कीम चली नहीं थी। लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से वो हमेशा बात करते रहे एक्टिव कनेक्शंस की, यानी कि जिन लोगों को ये सिलेंडर पहली बार बांटा गया, और उस बेस पर वो स्टैटिस्टिक्स बताते रहे हैं। तो चलिए कुछ आंकड़े मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ दिखाता है कितने प्रतिशत भारतीय लोगों को क्लीन एनर्जी उपलब्ध है खाना बनाने के लिए। ये डेटा है 2002 से लेकर 2020 तक, और ये डेटा मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक की डेटा बैंक से। इसमें जो ऊपर पीली लाइन है वो है कितने प्रतिशत लोग जो शहरों में रहते हैं उनको गैस उपलब्ध है। 2002 में ये 54% थी, जो बढ़कर 2020 में 91% हो गई। गांव में, रूरल एरियाज में 2002 में 7.6% लोगों को गैस उपलब्ध थी। ये बढ़कर 53.5 हो गई 2020 में। और बीच की लाइन जहाँ पे ये लेबल्स हैं, ये है भारत की औसतन दर, एवरेज इंडियन पॉपुलेशन परसेंटेज जिनको कुकिंग गैस अवेलेबल है। 24.7 थी 2002 में, ये बढ़कर अब करीब करीब 68% हो गई है। सफेद लाइनें वो दिखाती हैं कि कौन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए, उसके बाद मनमोहन सिंह यूपीए 1 2009 तक, यूपीए 2 2014 तक, और उसके बाद मोदी जी। तो अगर अब हम हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ये ग्रोथ रेट निकालें कि कितनी तेजी से कुकिंग गैस अवेलेबल की गई थी, तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा काम किस प्रधानमंत्री ने इस मामले में किया था। तो ये है ग्रोथ रेट्स का टेबल। इसमें पहली रो में है हमारे पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का परसेंटेज। दूसरे ग्रीन वाली रो में ये रूरल पॉपुलेशन है, और नीचे थर्ड रो में सबसे नीचे ये शहरों की पॉपुलेशन का प्रतिशत है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के समय में हिंदुस्तान में कुकिंग गैस की ग्रोथ रेट रही 4.9। रूरल एरियाज में, गांव में ये लगभग 8%, और शहरों में 4.4। यूपीए 1 में भी लगभग ऐसे ही फिगर्स रहे। शहरों की ग्रोथ रेट थोड़ी कम होती गई। यूपीए 2 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई थी गांव में गैस पहुंचाने की, 12.8, यानी कि 5% ज़्यादा यूपीए 1 से। और जो पूरे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़कर हो गई थी 5.7। मोदी जी के आने पर रूरल ग्रोथ रेट हो गई 14.6, लगभग 2% बढ़ी, और हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट आ गई 7.2। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम ने एक ज़बरदस्त पुश दिया था गांव तक गैस पहुंचाने का, या गरीब तबके को गैस पहुंचाने का। ये काम एक्चुअल में ये मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 2 के दौरान किया था। सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ही किया था। मोदी जी को फिर बैटन पकड़ाया और मोदी जी उसको आगे लेके गए। यही बात एक और ग्राफ में भी नज़र आती है। ये ग्राफ दिखाता है हमारे देश में एलपीजी कंज्यूमर्स किस रेट से बढ़े हैं। ये 1970 में 32 लाख थे, 1984 में 88 लाख, उसके बाद 1999 से ये डेटा लगातार है 2021 तक। बीच में कुछ गैप्स हैं जिसका डेटा मेरे को नहीं मिला है। ये डेटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से लिया है। ये उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में छिपा हुआ है। उन्होंने खुद ये डेटा कहीं पे ग्राफ फॉर्म में नहीं दिखाया हुआ है। 2002 में 6 करोड़ 30 लाख कंज्यूमर्स थे एलपीजी के।
2009 में 10.5 करोड़ और 2014 में 16.6 करोड़, और वो आज आज बढ़कर करीब 30.5 करोड़ हो गए हैं। अब ये डेटा निकालने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। सरकारी वेबसाइट्स में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम का आप वेबसाइट देखेंगे, तो ये डेटा कुछ और ही तरह से ये प्रेजेंट किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं ये 3 स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जो वेबसाइट पर हैं। पहली चीज़ ये है कि इसमें 2014 को कंपेयर किया गया है आज से, यानी 2020-21 से। तो ये डेटा सिर्फ मोदी जी के जब वो प्रधानमंत्री थे उसी के पीरियड का ये डेटा दिखाया जा रहा है, उससे पहले का वहाँ कुछ नहीं है। और दूसरा, जैसे ये एलपीजी सेल्स है, इसमें अब वो टीएमटी ट्रिलियन मेट्रिक टन में बात करते हैं, और टीएमटी समझना एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। उसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात की है, और लास्ट का ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कस्टमर्स की बात की है। यहाँ पे बताया है कि 1 अप्रैल 2014 में कोई भी कस्टमर नहीं था, ज़ीरो था, और अब 9 करोड़ हैं 1 अप्रैल 2022 को। तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू ही 2016 में हुई थी, तो आप पीछे जाके क्या कंपेयर कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। तो एक नज़र एलपीजी कंज्यूमर्स के बढ़ने की एवरेज ग्रोथ रेट पर। 1970 से 1999 के बीच में कंज्यूमर्स बढ़े 8.9% से। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1999 से 2004 तक 15.1% से कंज्यूमर्स बढ़े। ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। उस समय कंज्यूमर्स भी कम थे, इसलिए बहुत जल्दी से ये बढ़ने शुरू हो गए। मनमोहन सिंह यूपीए 1 में 6.5, फिर यूपीए 2 2009 से 2014, यहाँ पे कंज्यूमर्स बढ़े 9.5% से। मोदी जी का पहले टर्म में 2014 से 19 तक 9.8, जो कि यूपीए 2 के ग्रोथ दर के ऑलमोस्ट बराबर ही था। और मोदी जी के दूसरे टर्म में 2019 से 2021 के बीच में कंज्यूमर्स की ग्रोथ दर में कमी आई है, ये 7.3% है। अब मैं अंत में कुछ आपको तथ्य दिखाऊंगा और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म करेंगे कि मनमोहन सिंह के यूपीए 2 में कितना बड़े काम हुए थे, जिसको बाद में बीजेपी सरकार ने एक तरह से हाईजैक कर लिया उनके प्रोग्राम और उसको आगे बढ़ाया। और फिर बाद में मोदी जी ये बोलते रहे कि पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। पहला फेज था 1955 से 1970 का, जो कि अर्ली ईयर्स थे, जहाँ पे एलपीजी का आइडिया बना था और फिर इसको कंज्यूमर्स तक कैसे सप्लाई किया जाए ये सोचा जा रहा था। पहला कनेक्शन एलपीजी का 22 अक्टूबर 1965 को, जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, तब कलकत्ता में दिया गया था। अब मेरे को तो कुछ ऐसा याद नहीं है कि जब पहला कनेक्शन दिया गया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस बेनिफिशियरी को बुला के अपने हाथ से वो सिलेंडर दिया हो और फोटो खिंचवाई हो। दूसरा फेज था 1970 से 2002 तक। इसमें पूरा जो काम था वो गैस सप्लाई को इम्प्रूव करना था, कंज्यूमर के दरवाजे तक पहुंचाने का, यानी कि प्रोविजनिंग का। सप्लाई चेन ठीक की गई, ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया गया और एक प्राइसिंग और कॉस्टिंग का मैकेनिज्म बनाया गया। उस समय कॉस्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, उसमें जोर ये था कि किसी तरह सबको गैस मिलनी चाहिए। तीसरा फेज था 2002 से 2012 तक। इस दौरान नए कनेक्शंस बनते गए, धीरे धीरे कंज्यूमर्स बढ़ते गए, सप्लाई चेन भी ठीक होने लगा, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में गैस और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ने लगी। इससे जो कॉस्टिंग और प्राइसिंग मैकेनिज्म था वो गड़बड़ा गया, और इस प्राइस राइज का इफेक्ट कंज्यूमर्स पर ना पड़े तो गवर्नमेंट्स इसमें सब्सिडी देने उन्होंने शुरू कर ली। वो पहले बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो गई कि उससे बजट भी हिंदुस्तान का हिलने लगा।
यही नहीं, क्योंकि एक सब्सिडी दी जाती थी, तो सिस्टम में लीकेजेस बहुत थे, ब्लैक मार्केटिंग थी और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि नए कस्टमर्स बनाने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने बहुत धीरे कर दिए। आपको याद होगा कि अगर आप गैस के लिए उन दिनों अप्लाई करते थे, तो सालों वेट करना पड़ता था, 2, 3, 4 साल तक इसका वेटिंग टाइम था। तो इससे गवर्नमेंट से एक डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगा। 2011 तक गैस सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका असर हमारी जीडीपी की ग्रोथ पर पड़ने लगा। ये ग्रोथ कम होने लगी और इसीलिए इस डायरेक्शन में मनमोहन सिंह सरकार ने एक वॉर फुटिंग पर काम शुरू कर दिया और इस पूरे एफर्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए। वो जो लीकेजेस हैं सिस्टम में, ब्लैक मार्केटिंग है या सिलेंडर्स इधर के उधर हो जाते हैं, कमर्शियल यूज़ में आ जाते हैं, उस सब को ख़त्म किया जाए। पहली चीज़ ये की गई कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स पे एक कैप लगा दिया था कि अगर आप उससे ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो आपको नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर मिलेगा। आपको याद होगा शायद ये फिगर पहले 9 का रखा गया था, फिर बीजेपी ने इतना ज़्यादा शोर मचाया कि उसको शायद 12 कर दिया गया था। दूसरी चीज़ मनमोहन सिंह जी ने की थी कि आईटी का इस्तेमाल करना, ये फोर्स किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। उससे पहले ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। ये ट्रांसपेरेंसी पोर्टल बनाए गए जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी थी। इससे कंज्यूमर्स को एक तरह से विजिबिलिटी आ गई थी और सप्लायर्स पर ट्रस्ट बढ़ने लगा था। तीसरी चीज़ थी कि ये डिसाइड किया गया कि हम सिलेंडर को कम दाम में नहीं बेचेंगे, सब्सिडाइज रेट पर नहीं बेचेंगे, बेचेंगे पूरे दाम पर, लेकिन वो जो सब्सिडी अमाउंट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दी जाएगी। अब ये बहुत ही बड़ा एक एक प्रोजेक्ट भी था और ये सोच भी बहुत बड़ी थी कि करोड़ों लोगों तक, जो उस समय करीब 20-25 करोड़ लोग कंज्यूमर्स थे, उन तक ये सब्सिडी कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके लिए आ गया आधार, नंदन नीलेकनी, और आधार पर काम हुआ। आधार का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सब्सिडी ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और जब सब्सिडी ट्रांसफ़र होगी तो वो एक बैंक अकाउंट में ही होगी। उसके लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी है और केवाईसी भी ज़रूरी है। तो एलपीजी की यात्रा के कुछ की माइलस्टोन की डेट्स आप देखिए। जैसा मैंने कहा, पहला एलपीजी कनेक्शन 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, 22 अक्टूबर 1965 को। पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 में इशू किया गया था, तेमली विलेज में, नंदरबार डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। रंजना सोनावने पहली महिला थी जिनको आधार कार्ड दिया गया था। 2013 में, 1 जनवरी 2013 को, पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ गैस सब्सिडी ये किया गया था। इस दौरान, पूरे दौरान 2010 से 2013 तक, ये यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारें थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और 2014, 28 अगस्त 2014 को, जन धन अकाउंट की जो स्कीम थी वो मोदी जी ने लॉन्च की थी। जब 2012-13 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हुई थी, तो बैंक अकाउंट होना तो तब भी आवश्यक ही था, लेकिन मोदी जी ने आके उसको एक ब्रांडिंग कर दी और उसको आगे बढ़ाया। इतना तो क्रेडिट मोदी जी को मिलना ही चाहिए। और चलते चलते मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूँ मोदी जी की, अप्रैल 8 2014 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधार के बारे में, जो आधार की टीम है और ना ही प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह, उनके जो क्वेश्चंस थे, सिक्योरिटी थ्रेट जो इंडिया को है आधार से, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल पाए। देयर इज़ नो विजन, ओनली पॉलिटिकल गिमिक, ये उन्होंने आधार के बारे में कहा था। और उसी मोदी सरकार ने जब 100 करोड़ आधार कार्ड बांटे गए थे, तो उसको सेलिब्रेट किया था। और उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि आधार की वजह से जो जो बिचौलिए लोग हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ये गुड गवर्नेंस का एक प्रतीक है।
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भले ही ना चली हो, लेकिन आधार, मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और भी कई चीज़ें, रूरल हाउसिंग, वो सारी धीरे-धीरे जितनी अच्छी चीज़ें कांग्रेस ने की थी, वो सारी धीरे-धीरे बीजेपी हाईजैक करती जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।